अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। यूपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप प्रिपरेशन सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं जी वर्क एंड एनर्जी। इसके बाद हम देखेंगे कि एंगुलर मोशन क्या होती है, ठीक है। और इसके साथ जो एक न्यू चीज़ मैंने ऐड कर दी वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। जनरल नॉलेज पोर्शन आपके पास जो लेक्चर्स के साथ साथ होगा वो बहुत ही लिमिटेड और टारगेटेड होगा, ताकि आपको जो है वो चीज़ें साथ साथ जो है वो याद होती रहें और क्लैरिफाई होती रहें। आपने एक काम ये करना है कि इन चीज़ों को जो है वो अपने पास नोट डाउन करना है और जनरल नॉलेज पोर्शन को जो है आपने रिटेन करना है, अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपके पास जो फिजिक्स जो एग्जाम्स है पीपीएससी का होता है उसमें लेक्चरशिप का जो स्पेसिफिक होता है उसमें 20 मार्क्स का जो आपका जनरल नॉलेज पोर्शन है, ताकि आपका साथ साथ वो भी प्रिपेयर होता जाए। और उसके साथ ही हमारे पास होंगे सैम्पल क्वेश्चन एज यूजुअल, जो हम लोग पहले की तरह। स्ट्रैटेजी आपको पता ही है कि हमारी है एफएससी के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स हम सारे क्लियर करेंगे, बीएससी के टॉपिक्स वाइज रिवीजन करेंगे, एमएससी के हम जस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हिट करेंगे, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस और डिस्कशंस आर रेडी हमारे यहाँ, और जो न्यू पोर्शन हमारे पास ऐड हो चुका है दैट इज द जनरल नॉलेज पोर्शन, और हर लेक्चर के एंड पे आपको कुछ जनरल नॉलेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है वर्क। वर्क आपको पता है कि क्या होता है कि जब आपके पास एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट जो है कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो आप कहते हो कि आपके पास जो वर्क है वो हुआ है, ठीक है। अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो और जो ऑब्जेक्ट है उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ठीक है, तो आप ये कहते हो कि आपका जो वर्क है वो नहीं हुआ, यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू द जीरो, ठीक है। एक इस केस में कि अगर आपकी जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी तो आपका वर्क जीरो हो जाएगा। एक ये कि अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसने वो कवर नहीं किया तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पास वर्क की 3 टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास एफ डॉट डी है ना, तो डी के साथ कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा अगर थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वर्क दैट विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव, क्योंकि कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस अगर जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉस जो है आपके पास इक्वल टू 90 हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके पास जो है वो वर्क की 3 टाइप्स है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो फोर्स का कंपोनेंट है आपने कौन सा लेना है जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है, यानी कि उसकी पैरेलल है। इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर यहाँ से करेंगे कि आपके पास ये दो जो है वो डायग्राम से, ठीक है। फर्स्ट में आपको एग्जामिनर ये कहता है कि आपका जो थीटा है यानी कि जो एंगल है वो आपका एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस में ही है, तो आपके पास जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, सो इसको आप इग्नोर करेंगे और एफ कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है कि थीटा इज विद द वाई एक्सिस, देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास एफ कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे एफ साइन थीटा आएगा और इसके पैरेलली यहाँ पे ये आएगा डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फोर्स का साइन थीटा जो कंपोनेंट है आपने वो लेना है, ठीक है। तो आपने दो चीजें मसली क्लियर करनी है कि आपका जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ है। आफ्टर दैट आपने अपनी जो डायग्राम है उसको रिजॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू वेक्टर जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर आप जो है जाके अपना वर्क जो है वो देखना है। और पीपीएससी में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल आता है, और आपके पास दोनों का इसमें से जो आप आंसर निकालते हो वो भी मौजूद होता है और इसमें से जो निकालते हो वो भी मौजूद होता है, लेकिन आपने जस्ट थीटा को जो है वो क्लियरली देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ है या फिर वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हो तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट और वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो हो गया तो उसका मतलब ये कि वहां पे थीटा जो है 180 आ गया। जब 180 आ जाएगा तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, और सेकेंडली आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज कैसे होगी? देखो आपको जो है जो कोई भी सिस्टम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो जब आपके पास जो इन द फील्ड अगर आप अगेंस्ट उसको फील्ड नहीं लेके जा रहे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है वो तेजी से मूव करेगा और अपोजिट साइड पे वो आराम आराम से स्लोली मूव करेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है उसकी v जो है वो ज्यादा होगी। जब v ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इस डायरेक्शन में इसकी बहुत ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे लेकर आ रहे हो तो आपके पास यहाँ पे जो v है वो स्लो है। जब v स्लो होगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम होगी तो आपके पास जो है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। और यही फार्मूला आपका अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में। जब आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लेके जाते हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, और टूवर्ड द अर्थ आ रही होती है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है और आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछेगा। जो आप चीज वो आपसे पूछेगा वो होगी जी टू इलेक्ट्रॉन्स, एल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, एल्स टू प्रोटॉन्स, एल्स वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन आर ब्रॉट टुगेदर। जब आपके पास सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे उसका मतलब है यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। बट एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर आप इसको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं इसका मतलब है कि आप इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है वो काम कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी जब आपके पास अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी। एनर्जी आपके पास दो तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, ठीक है, या डिस्टेंस। जो आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड करती है या हाइट पे डिपेंड करती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको फर्दर तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास स्प्रिंग में होती है और उसका फार्मूला होता है 1/2 kx²। फिर है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है जो कि आपके पास QV होती है। फिर आपके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है, दैट इज नोन एज MGH। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, जो कि आपके पास वेलोसिटी पे या उसके जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, 1/2 mv²। और अगर आप m को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास ऊपर mv जो है ना उसको होल स्क्वायर हो जाएगा और वो बनेगा आपके पास लीनियर मोमेंटम यानी कि p² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो फर्दर आपकी आगे जो कैलकुलेशन है या फिर आपके जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसमें यूज होंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो 3.6 मेगा जाउल जो है ये इक्वल होता है किलोवाट आवर के। एक यहाँ से जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई यानी कि सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी का जो यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट, वो है किलोवाट आवर, देन कैलोरी से छोटा है, देन जाउल है, देन अर्ज, देन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो आपने वाट को समझ के आपने वाट सेकंड जो है या उससे लेके आपने जो है वो पावर को नहीं कंसीडर करना कि पावर का यूनिट है, ये नहीं। आपके पास जो किलोवाट आवर है वो आपका एनर्जी का यूनिट है। तो ये चीजें आपको ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये आपको मेमोराइज करनी है एज इट, बिकॉज आपसे किसी भी तरह से एग्जामिनर रिलेशन पूछ लेता है कि यानी कि 1 जॉल is equal to how many calories or 1 joule is equal to how many electron volts, so you have to be clear कि आपके पास जो ये numeric values है वो आपको memorize होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ चेक पॉइंट्स हैं कि आपने खुद से इनको देखना है कि आया आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। if the momentum is double यानी कि आप मोमेंटम को डबल कर रहे हो देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपके पास पीछे जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, वहां से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि आपने फोकस्ड रहना है, यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टू पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, सिंपल मानो में तो आप ये कहोगे कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अगर आपके ऑप्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो यू हैव टू क्लिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो आपके पास वो इंक्रीज होगा बजाय इसके कि आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द सेम मोमेंटम। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकते हैं हैवी पार्टिकल एंड द लाइट पार्टिकल मूविंग विद द सेम मोमेंटम व्हिच विल हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी। अगेन आपके पास वही होगा कि आपके पास मोमेंटम का जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, आप वहां से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास जो जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होती है कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करना शुरू होता है, ठीक है, तो आपके पास जो लीनियर उसका डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो थीटा से, और थीटा का जो यूनिट्स होते हैं, अगेन ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, रेवोल्यूशन सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, फिर रेडियन है, फिर डिग्री है। वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है आपके पास 2 पाई रेडियन की, और 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 1360 डिग्री की, ठीक है। आपने इस फार्मूला को जो है ना इसको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेवोल्यूशन। तो आपको जब तक ये चीज याद नहीं होगी तब तक आप जो है रिलेशन नहीं निकाल सकते। और ये बहुत ईजी चीजें होती हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो आपने डायरेक्ट मेमोराइज करनी होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। सो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी कि थीटा डिवाइडेड बाय टी, और इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो रेडियन पर सेकंड बनेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट बनेंगे, ठीक है, इसी तरह से डिग्री पर सेकंड बनेगा। अब आपसे एंगुलर क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप उसका फार्मूला बता दें, आप उसको यूनिट बता दें, ठीक है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमसे जब कहा जाता है कि आप एफएससी को क्लियर करो, तो हम ये फार्मूला याद करके चले जाते हैं, हमारी एफएससी क्लियर हो गई है, लेकिन हम उससे जो रिलेटेड प्रैक्टिस होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम उनको नहीं करते। तो जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड वॉच। सेकंड हैंड वॉच जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो कितनी होगी आपके पास, थीटा जो है वो 2 पाई की इक्वल होता है, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट सर्कल है, उस सर्कल सर्कल का जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई की इक्वल होगा, ठीक है। और जो टी है वो आपके पास टाइम जो है सेकंड हैंड है, तो टी 60 सेकंड होगा, तो यहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। सिमिलरली आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड वॉच जो होगा वो इसी तरह से होगा कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड था तो हमने 60 लगाया था, यहाँ पे मिनट है तो 60 क्रॉस 60 हो जाएगा। जो चीज आपने खुद कैलकुलेट करनी है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड वॉच, यानी कि आपके पास 60 है और आपके पास वॉच में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय करके 12 करने हैं, तो आपके पास आंसर जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड वॉच आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि अर्थ जो है वो दो तरह से रोटेट कर रही होती है, एक तो वो अपने एक्सिस के जो है ना उसके ऊपर रोटेट कर रही होती है, यानी कि स्पिन एंगुलर, वो स्पिनिंग कर रही होती है अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। दूसरी क्या करती है कि वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। जब सन के अराउंड रोटेट करती है तो दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आती है वो दो तरह की होती है। स्पिन एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसमें आपने जब करना है उसको कैलकुलेट करना है स्पिन एंगुलर में, ठीक है, तो स्पिन जो है उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो आपने ये लिखा हुआ है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 क्रॉस 60, यहाँ पे आपने साथ में 24 कर देना है, क्योंकि 24 आवर में जो अर्थ है वो अपना जो स्पिन है वो कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मूव करते हो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी की तरफ, तो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी में आपने क्या करना है, क्योंकि वो 365 डेज में करती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 फॉर डेज एंड मल्टीप्लाई बाय 365 फॉर द जो आपके पास नंबर ऑफ द डेज है, ठीक है। तो आपने ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी को 60 क्रॉस 24 क्रॉस 365 डेज से कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक हमारा फिजिक्स का पोर्शन एंड हो जाता है। जीके पोर्शन में आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो पानीपत की 3 जो बैटल्स हैं वो हुई थी और वो कब कब हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई है, ठीक है, जो कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई है। वो आपसे दो ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो ईयर पूछा जाएगा या फिर जो है वो किस किस के दरमियान में ये पूछा जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई है, ठीक है, जो कि अकबर और हिमू के दरमियान हुई है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 जो है अहमद शाह वर्सेस मराठास के दरमियान हुई थी। और तीनों जो है ना ये इसमें बाबर ने जो है वो वन की थी, इसमें अकबर ने की थी, इसमें अहमद शाह ने की थी, ठीक है। ये आपके पास जीके पोर्शन जो है ये साथ साथ आपका मैं कवर करवा दूंगी आपको, लेकिन पाक अफेयर की कंप्लीट जो टाइम लाइन है 1857 से लेकर 1947 तक देखने के लिए आप इसी यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है पाक अफेयर, आप उसमें जाइएगा, आपको कंप्लीट टाइम लाइन वहाँ से मिलेगी, और आपको जो जो चीज़ें इजीली वहाँ से याद हो सकती हैं आप उनको जो है वो नोट डाउन करके उनको मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो टाइम लाइन है कंप्लीट एक एक जीके पोर्शन में आती है वो आपको जो है वो मेमोराइज हो जाए, ताकि आपका जीके पोर्शन जो है वो साथ साथ कवर होता है, जो एक्चुअली एक्स्ट्रा मेहनत आपको ना करनी पड़े, ठीक है। चलते हैं अपने सैंपल क्वेश्चन की तरफ। से सैंपल क्वेश्चन आपके पास है, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ द 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लिनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दी हुई है और इक्वल लिनियर मोमेंटम भी बताया गया, आप उनके मैसेज की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² by 2m से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
The angular speed of the flywheel making 120 revolution per minute is 120 revolution per minute को सिंपली आपने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। 1 रेवोल्यूशन आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पे जो है चीजें पुट करके उनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? आपके पास सिंपल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन बॉडी मूव इन द सर्कल, ठीक है, जब आपके पास बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करता है, द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी, अच्छा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशन है वो क्या होता है? v इक्वल टू r ओमेगा, ये आपको एफएससी की बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इनके दरमियान एंगल क्या होता है। जब आपके पास एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो जिसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होती है। ऑन द अदर हैंड जिसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज टेंजेंट होती है। दोनों की डायरेक्शंस आपने याद रख लेनी है। यहाँ पे आपके पास v होती है और यहाँ पे जो सेंटर की तरफ होती है वो मेगा होती है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो मोस्ट प्रोबेबली 90 बनता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत क्लियर कर लीजिएगा। लास्ट जो आपका इसमें पोर्शन बनता है एमसीक्यूज है वो है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन एज, इसको आपने सॉल्व करना है s इक्वल टू vt से, और वहां से आपने टाइम निकालना है सर्कुलर मोशन का, आपने जो है वो सर्कमफेरेंस निकाल लेना है या उसका जो s है वो निकाल लेना है। देन आपके पास जो चीज बनेगी वो यहाँ से आपके पास जो भी आपका ऑप्शन बनता है आप उसको देख लीजिएगा। सैम्पल क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में 5 है सिर्फ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको जो लेक्चर है उसके अंदर जो चेक पॉइंट्स और आपको जो छोटी छोटी चीजें खुद से सॉल्व करने के लिए वो दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि बीपीएससी में जो है वो बस इतनी से इतना सा लेक्चर है या इतना सा पोर्शन है, इतना सा लेक्चर नहीं है बीपीएससी में जो है वो। आप जो फर्दर मेरी वीडियोज हैं उनसे इन टच रहिएगा, क्योंकि मैं टाइम के साथ साथ वीडियोज जो है वो अपलोड कर रही हूँ। टाइम के साथ साथ स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी आपको कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तो ये क्लियर है आपको कि हम लोग अभी तक तो एफएससी पार्ट 1 पोर्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एफएससी पार्ट 2 भी रहता है हमारा, बीएससी भी रहता है, एमएससी पोर्शन भी रहता है, ठीक है। तो फर्दर वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको जो है ना वो इजीली उसका डेटा जो है एक्सक्लूड कर सकें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन सैम्पल क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें जब तक आपकी नई वीडियो जो नहीं आ जाती। और इनको जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनको आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट्स में बताइएगा ताकि हम उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह।